अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हेल्दी लाइफ। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, हेल्दी लाइफ का मकसद है हेल्दी रहें, खुश रहें और फिट रहें। इसी सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन हम आपसे डिफरेंट वीडियो शेयर करते रहते हैं और अपने बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं। और जब भी कोई किसी डिजीज़ की बात होती है तो डॉक्टर अजमल जो है हमारे साथ होते हैं और हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। वक्तन फ़वक्तन जब हम उनको इन्वाइट करते हैं, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमारे साथ आते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार। गर्दन तोड़ बुखार जो है ये किस तरह से होता है, किस वजह से होता है और क्या क्या डैमेजेस करता है। हम सफारी पार्क में अपने चैनल की वीडियो बना रहे थे तो उसी दौरान हमारी जो मुलाकात जो है उसामा आफरीदी से हुई, जिनको बचपन में गर्दन तोड़ बुखार ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया और बहुत ज़्यादा डैमेजेस किए, जिसकी वजह से वो माजूरी का शिकार हो गए। और उन्होंने किस तरह से सर्वाइव किया, उससे किस तरह से फ़ाइट किया, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लेकिन हम पहले जानेंगे कि गर्दन तोड़ बुखार होता कैसे है, किस तरह डायग्नोस किया जाता है और किस तरह बैडली अफेक्ट करता है लोगों को, उससे किस तरह बचा जा सकता है। इस पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम होशियार रहें और हम जानें कि गर्दन तोड़ बुखार जो है वो कभी भी किसी भी बच्चे के ऊपर अटैक कर सकता है, उसमें आप क्या क्या एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजमल साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उसामा, क्या हाल है, खैरियत से? अब बस हम सबसे पहले जो है डॉक्टर अजमल साहब से जानना चाहेंगे कि गर्दन तोड़ बुखार जो है किस तरह से होता है, किस तरह डायग्नोस किया जाता है। अस्सलाम नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज बुलाया और एक बहुत अहम टॉपिक पर आज हम बात करने लगे हैं, जो कि मेनिंजाइटिस है और गर्दन तोड़ बुखार। ये बड़ा कॉमन डिजीज़ है और एक्वायर्ड डिजीज़ है, ठीक है ना। कोई इसी को पैदाइशी चीज़ नहीं है, ये एक डिजीज़ है जो कि पैदाइशी तौर पे तो बच्चा ठीक हो सकता है लेकिन बाद में एक्वायर कर सकता है, या बड़ा या बूढ़ा कोई भी अब किसी एज में एक्वायर कर सकता है। मेनिंजाइटिस है क्या, पहले इसको थोड़ा समझ लें कि हमारी ब्रेन जो है अल्लाह ताला ने इस तरह बनाई है, उसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। उनके नाम है ड्यूरा, एरेक्नॉइड और पाया मैटर, ठीक है। तो जो अंदरूनी 2 लेयर्स हैं, पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, इनमें अमूमन सूजन हो जाना, तो मेनिंजीज इन 3 लेयर को कहते हैं और सूजन होने को आइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस यहाँ से अल्फाज निकल कर आया है। अब मेनिंजाइटिस में होता है कि आइदर कोई भी वजह हो सकती है, या तो कोई इन्फेक्शन है, या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कह लें, वायरस का इन्फेक्शन कह लें, फंगस का कह लीजिए, ठीक है, टीबी का कह लीजिए, तो इनसे हो सकता है। या फिर ऑटो इम्यून कहते हैं, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ा जो जिस्म की है वो खुद ही के ख़िलाफ़ बनने लग जाती है। या और भी कोई वजह हो सकती है जिनमें जो है इन चीज़ों का सूजन हो सकती है। सूजन होने से होता क्या है कि अमूमन जो जगह है दिमाग की हमारे अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो स्कल के अंदर जो स्पेस है वो जब कम होने लग जाती है तो वहाँ से जो है सिम्टम्स शुरू होते हैं। बच्चे को या बड़े को सर में दर्द शुरू होना, फिर उसके बाद जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लग जाएगा तो उसके बाद ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ सब जो है वो मुतासर होना शुरू होगी, तो इस तरह से फंक्शनिंग ख़राब होना शुरू होगी। अब सिंपल इज़ दैट कि मेनिंजाइटिस में हो किस तरह से रहा है, कैसे बैक्टीरिया या कोई डिजीज़ वहाँ पहुँचती है, ये सब है कि वो जो दिमाग का पानी है और जो दिमाग की झिल्लियाँ हैं, इसमें बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ फॉरेन बॉडी किस तरह पहुँची और क्या हुई। ये अमूमन इन्फेक्टेड बंदे से इन्फेक्टेड बंदे को लग सकती है, ठीक है। बहुत कॉमन बैक्टीरिया हैं जिनसे ये लग सकती है, वायरसेस हैं, हर्पीज़ वायरस हैं, ये सब हैं। तो इनसे ये ब्लड में शामिल होने के बाद ये ब्रेन तक पहुंच जाती हैं और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता रेप्लिकेट करने के बाद अपनी डिजीज़ कॉज करती हैं। अब जब मेनिंजाइटिस होना शुरू होता है तो यूजुअली हमारे जिस्म की जो चीज़ें हैं, जो पानी है दिमाग का, जिसको आप लोग बहुत से लोग कहते हैं कमर का पानी, ये सब जो पूरा सर्कुलेट कर रहा है, CSF, ये 150 ml एक वक्त में जिस्म में मौजूद होता है और दिन भर में 500 ml तक बनता है। बाकी जो है वो ज़ाया होता रहता है और बाकी नया बनता रहता है। तो तकरीबन दिन में 500 बनता है और 150 मौजूद रहता है। जब इसकी क्वांटिटी बढ़ने लग जाए तो फिर मसला शुरू होता है, प्रेशर भी बढ़ना शुरू होता है और फिर इसके असरात शुरू हो जाते हैं। अब इनकी जो नॉर्मल क्वांटिटी है, इनके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसके अंदर जो प्रोटीन है और जो ग्लूकोज है, ये मॉनिटर्ड चीज़ें हैं कि इसके अंदर एक लेवल तक हैं। यही चीज़ें जो हैं फिर आगे जाके जब डिस्टर्ब होंगी तो हमें पता लगता है कि किधर और किस चीज़ की जो है तरफ हमें जाना चाहिए। अब जब हमारे पास कोई भी बंदा इन्फेक्ट होता है, कुछ होता है, तो इनिशियल साइन क्या आते हैं, इस पर पहले बात करते हैं कि कोई भी बच्चा, बड़ा बूढ़ा, जो सबसे पहले तो बुखार, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर इन केस ऑफ इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्टिव कॉज है, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, टीबी या फंगस,
तो वहाँ पे जो है पहले बुखार होगा, तेज़ बुखार के सर में दर्द, उल्टी, मतली, ठीक है, चक्कर आना, और अगर सीवियर होता जाएगा तो फिर उनकी बॉडी में अकड़न आना शुरू, खासकर गर्दन अकड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम गर्दन तोड़ बुखार है। बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद हमारे क्लिनिकल में कुछ एग्जामिनेशन होता है, हम अगर किसी से ये हिस्ट्री ऑब्टेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके 2 टेस्ट करते हैं। उनकी इस्तेलाहत है, एक बर्जन्सकी साइन है, एक कर्निंग साइन है, कि आप या तो बर्जन्सकी साइन में आप ये होता है कि आप उसकी सर उठा के चेक करते हैं, सीधा लेटाते हैं, तो जैसे ही आप पेशेंट का सर उठाएंगे वो अपने घुटने मोड़ लेगा। ये इतना सीवियर पेनफुल होने लग जाता है कि अपने पेन को रिलीफ करने के लिए एकदम घुटने मोड़ लेगा। तो आपको इससे अंदाजा लग जाता है कि भाई अकड़न आना शुरू हो रही है। सही। और इस तरह जो है मरीज़ जो है वो मेनिंजाइटिस की तरफ जा रहा है। सही सही। इसको कंफर्म करने के लिए भी हम जो है CSF का निकालते हैं, जो कमर में से पानी निकालते हैं, कमर के लेवल से पानी लेते हैं। बहुत से लोग इससे घबराते हैं कि ये पानी ज़्यादा निकल जाएगा तो इस तरह हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। लिमिटेड और बहुत फ्यू ml में निकाला जाता है, दिन भर में ये बनता रहता है। आपको जैसे मैंने बताया कि 500 ml तक बनता है और 150 ml की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो बनते बनते वापस बन जाता है और प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो हम उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं CSF फ्लूइड को, तो उसको फिर हम देखते हैं, चेक करते हैं, उसका डिटेल रिपोर्ट कराते हैं। या तो चेक कि भाई WBC काउंट अगर है तो कितना बढ़ा हुआ है। नॉर्मली 5 लेवल्स और 5 की इसकी होती है विद डेसीलीटर पे, कि 5 WBC नॉर्मल है। इफ़ मोर देन 5 दैन इट इज सस्पेक्टेड कि भाई ही इज़ इन्फेक्टेड पेशेंट। अब उसमें डिफरेंशियल देखनी पड़ते हैं कि लिम्फोसाइट बढ़ी हैं, न्यूट्रोफिल बढ़ी हैं, वो फिर आगे काफ़ी डिफरेंशियल है। उस पर देख के हम फिर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट किस तरफ जा रहा है, इधर वायरल जा रहा है, इधर बैक्टीरियल जा रहा है, TB की तरफ जा रहा है, फंगस जा रहा है। फिर ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं सबको, तो उस पर हमारा डिसीजन होता है। फिर हम उसका कल्चर करके चेक करते हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड चीज़ हमें लग रही है तो क्या चीज़ है। इन्फेक्टेड ऑर्गन जो है वो कौन कौन से, इसमें दिमाग और पैर होते हैं? सर इसमें देखिए कि अगर ब्रेन जब अगर इन्फेक्ट हो जाए तो ज़रा उसकी कंट्रोल ओवरऑल द बॉडी है। यूजुअली जो मोटर फंक्शंस हैं पहले वो जाना शुरू होते हैं। जब इंसान को पहले सब शुरू होता है तो पहले मोटर फंक्शंस भी जो होते हैं, और दूसरा तो कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। इनिशियली बल्कि आप कह लें कि कन्फ्यूजन पहले आती है कि उसको समझ में नहीं आता वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो अपनी नॉर्मल लाइट रूटीन की चीज़ें जो बिल्कुल विदाउट एनी थिंकिंग कर सकता है, वो सब चीज़ें उसकी माइनस होने लग जाती हैं। वो रिवर्स में जाने लग जाता है कि उसको डिसीजन पावर उसकी ख़त्म हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता अगर बढ़ता जाए तो फिर ये कंट्रोल जो है मोटर पावर्स पे भी जाने लग जाती है, और फिर फर्दर इट कैन एक्सीलरेट टुवर्ड्स द डेथ, अल्लाह ना करे। तो इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब ये टेस्ट करते हैं तो फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आइदर ये कौन सा टाइप का पैथोजन है जो कि पेशेंट को परेशान कर रहा है, उस पर हम जो है फिर इसको ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। और फिर फर्दर रिकवरी के कितने चांसेस होते हैं? जस्ट लाइक पोलियो होता है कि अफेक्ट कर दिया तो रिकवरी के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो गए, या इसमें रिकवरी हो सकती है? नहीं, रिकवरी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, लेकिन डिपेंड अपॉन कि टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस क्या है, ठीक है ना। अगर इन्फेक्टेड है और उसको अर्ली डायग्नोज कर लिया जाता है या मिड स्टेज में डायग्नोज कर लिया जाता है तो इट्स वेरी रिकवरेबल, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा कि न्यूरोलॉजिकल लॉसेस हो जाएं इन केस ऑफ इन्फेक्टेड, या ज़्यादा इतना सीवियर इन्फेक्शन हो के वो जो है इतना फैल चुका है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं बट पेशेंट गोज इनटू द शॉक और सेप्टिसीमिया शुरू हो गया सब कुछ, तो फिर प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे मेनिंजाइटिस हैं जो कि अननोन कॉजेज़ हैं, जिसमें मैंने बताया शुरू में कि ऑटो इम्यून टाइप के हैं। उनकी कोई वजह नहीं होती, बस बॉडी को आपने जो है ना अपने क़ुव्वत मुदाफ़ित अपने जिस्म के ख़िलाफ़ काम कर रही है। वो कितनी सीवियर है, उसको कितना अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, वहाँ पे जाके डिसाइड होता है कि आइदर ये कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं। तो सीवियरिटी जो है अमूमन इस तरह आती है कि अगर निगलेक्ट हो जाए पेशेंट, ऑन टाइमली डायग्नोज ना हो, ट्रीट ना हो, या फिर जो है कोई ऐसी कॉज हो कि जो कि बड़ी एटिपिकल कॉज है, उनमें ऐसा होता है कि जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है। बच्चों की वैक्सीनेशन जो होती है उसके अंदर ये शामिल होती है या नहीं? बिल्कुल, बच्चों की और बड़ों की सबकी वैक्सीनेशन में शामिल है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इन्फेक्शन है विद द टाइप्स ऑफ पैथोजन, कि कौन सा बैक्टीरिया करे कौन सा वायरस, ये एज रिलेटेड भी चेंजेस हैं। हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको कौन से बैक्टीरिया ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से वैक्सीनेशन दी जाती है। और जो मिडिल एज बच्चे या टीन एज बच्चे हैं उनको कौन सी दी जाएगी, फिर अडल्ट्स में कौन सी करती है और ओल्ड एज में कौन सी करती है। अडल्ट्स में आपको पता है जब हम लोग हज पे जाते हैं या सऊदी जाते हैं, आपको पता है कि पहले भी आउटब्रेक्स हो चुके हैं, तो उसके बाद जो है जब से बड़ों को भी लगाई जाती है मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन, इसलिए लाजमी होती है क्योंकि पता नहीं चलता। इनिशियली सिम्टम्स बड़े वेक होते हैं, फीवर है, बॉडी एक है, उल्टी मतली आ रही है, ये तो हर किसी को हर बीमारी में लगता है कि हो रहा है। लेकिन जब वो गर्दन का जो है अकड़ना शुरू हो जाए, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तब जाके पता लगता है कि आप किस तरफ हेड कर गए हैं। और जब जाते हैं तो अमूमन चीज़ जो है वो थोड़ी सीवियर हो जाती है, फिर उसको ट्रीटमेंट जो है प्रॉम्प्ट और एग्रेसिवली करना पड़ता है।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी मालूमात आपने दी और उसकी वैक्सीनेशन भी है जिसको हम प्रॉपर फॉलो करके इससे बचा जा सकता है। अब हम उसामा की ज़बानी जानेंगे कि उसामा को किस तरह मेनिंजाइटिस गर्दन तोड़ बुखार ने अफेक्ट किया और उसामा ने किस तरह अपने इम्यून सिस्टम को जो है इन्हांस करते हुए रिकवरी की वक्तन फ़वक्तन, और उनकी फैमिली ने किस तरह, पूरी स्टोरी हम जानेंगे उसामा की ज़बानी में। चलें। मैं जब 4 साल का था तो मुझे जो है मेनिंजाइटिस हो गया था। मेरी हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। पैरालाइज होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा शदीद मेरी गर्दन जो है अकड़ चुकी थी। गर्दन मेरी इस तरह महसूस होता था कि जैसे मेरी गर्दन किसी जानवर ने जो है नोकीले दांतों से मेरी गर्दन दबोची हुई। तो मैं जो है 1.5 महीना जो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। मेरी हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। मैं ज़रा से भी अगर चलने का सोचता भी था ना तो मेरा ब्रेन में बहुत शदीद दर्द होना शुरू होता था। सर में बहुत सीवियर टाइप का पेन होता था मेरे। ये जो है सुबह सुबह, कभी सुबह फजर के टाइम, कभी शाम में, कभी दोपहर में, हर घंटे बाद जो मुझे मेडिसिन की डोज लगा रही जो हुआ करती थी। मेरे सामने जो मेरे फैमिली मेम्बर्स जो है रो रहे हुआ करते थे। मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बस इतना पता था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरी हाफ बॉडी काम नहीं कर रही। मेरी टांगें जो है बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी थी। जब मैं जो है इससे रिकवर हुआ तो मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी मेरी टांगों के अंदर कि मैं 10 सेकंड भी खड़ा हो सकूँगा। मैं ज़ीरो से जो है लेके दोबारा से मैंने जो है प्रॉपर इसके अंदर स्ट्रगलिंग करी है। इसके अंदर जो मेरा रोल जो है मेरे पेरेंट्स ने और मेरे ग्रैंडफादर ने काफ़ी रोल प्ले किया, मुझे जो है मोटिवेट किया। वरना जैसे मेरी हालत थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं दोबारा चलने की हालत में होऊंगा, ना भाग पाऊंगा। मैं पहले जो है मैं आराम से चल पाता था, भाग पाता था, मैं नॉर्मल बच्चा था। लेकिन इसके बाद जो है काफ़ी इश्यूज़ आए थे मुझे। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने स्ट्रगल करी है। मैंने जो है ज़ीरो से जो है बेबी स्टेप्स लेके जो है मैंने दोबारा चलना शुरू किया। उसमें काफ़ी जो है टाइम लगा, लेकिन उसके बाद जो है मैंने टाइकोंडो ज्वाइन किया। टाइकोंडो में जो है मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मैंने इंटेंस लेवल तक ट्रेन किया। उसके बाद मुआ थाई किया, आयरन फिस्ट किया। उसके बाद मैं जो है काफ़ी ट्रेनिंग लेने के बाद मैं जो है मैंने मैराथन रेसेस भी मैंने रनिंग करी हैं। फर्स्ट नहीं आया, लेकिन जो है मैंने अपनी बेस्ट देने की कोशिश करी। उनके मेरी टांगें जो है बिल्कुल एज जो है आपकी क्या थी जब अफेक्ट हुआ, उस वक्त क्या एज थी, और जब आपने स्ट्रगल शुरू करी और फिर मुख्तलिफ स्टेजेस एथलीट के जो आपने किए वो किसकी एजेस के अंदर आपने अचीव किए? जब मैं 8 साल का था तब जो है मैंने टाइकोंडो शुरू किया था। उसके बाद 10 साल की उम्र में मैंने मुआ थाई, आयरन फिस्ट मैंने सीखी थी। और जो है रनिंग जो है मैंने 12 साल की उम्र से मैंने शुरू कर दी थी रनिंग जो है। और ये रेसलिंग मेनिंजाइटिस ने जो इफेक्ट किया था ये इस वक्त मेनिंजाइटिस ने इफेक्ट किया था जब मैं 4 साल का था। 4 साल के थे, यानी कि अगर हम टाइम देखें तो जो अफेक्टेड के बाद जो आपने स्ट्रगल की, तकरीबन 3 से 4 साल का गैप, 3 से 4 साल का गैप, 3 साल के गैप के बाद फिर आपने स्ट्रगल शुरू करी, जी, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। 3 से 4 साल तक जो है मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हुआ करती थी कि मैं धूप में जाऊँ तो चक्कर खा के गिर जाऊँ, या कहीं पे भी अगर मुझे बहुत वीकनेस इसके इश्यूज। तो आपने किस तरह से अपने आप को एनर्जाइज किया, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, इम्यून सिस्टम किस तरह आपने क्या डाइट ली, ये थोड़ा सा हमें बताएं। ये कि मैं उन दिनों पंजाब में रहता था, तो पंजाब में प्रॉपर जो है प्योर हेल्दी डाइट होती थी। मेरे फैमिली में जो है शुरू से ये है कि हमें नेचुरल डाइट पे फोकस रखा जाता है, क्योंकि हम आफरीदी फैमिली से, तो आफरीदी हमारे यहाँ जो है सब जो है प्रॉपर प्योर खाना खाया जाता है। तो उस सिलसिले में जो मेरे पेरेंट्स ने जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें प्योर नेचुरल डाइट पर रखा। वो मेरी प्रॉपर मल्टीविटामिन्स और प्रॉपर फ्रूट्स वगैरह डाइट इनटेक पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। तो उसके बाद इसके साथ साथ जो है स्ट्रगल जो है मैंने बहुत करी है। बहुत ज़्यादा जो है मैंने रनिंग और बहुत ज़्यादा वॉक वगैरह कर करके जो मैंने अपनी टांगें जो है स्ट्रॉन्ग करी पहले की तरह, पहले से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है। अभी जो आपने हाथ में बेल्ट रखा हुआ है, ये कब किस स्टेज पे आके कौन से ईयर में आपने अचीव किया? ये मैंने जो अभी 2021 में जो है मैंने अभी जीता ही है। अच्छा, माशाल्लाह, थैंक यू। ये जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग के बाद मैं जो है इस टाइटल तक आया हूँ मैं, वरना ज़ीरो से मैंने शुरू किया। मेरी टांगें बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती थी। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी टांगों से मैं वेट आराम से 230 तक लिफ्ट कर लेता हूँ मैं ड्यूरिंग वर्कआउट के अंदर, वरना पहले जो है मैं अपना खुद का ही वेट नहीं लिफ्ट कर पाता था मैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह से। नाज़रीन, आपने देखा कि जो है उसामा ने किस तरह से गर्दन तोड़ बुखार अफेक्टेड होने के बाद जो है उससे रिकवरी हासिल करी। 4 इयर्स में इनको अफेक्ट किया
मेनिंजाइटिस ने और बैडली अफेक्ट हुए, टांगें इनकी काम करना छोड़ दी और उसके बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी विल पावर को किस तरह बढ़ाया और इनकी फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया और उसके बाद आज देखें आप ये एक एथलीट है और हमारी जब मुलाकात हुई है माशाल्लाह से सेहतमंद है और एक पार्ट है एथलीट का, ये भी खुद पार्क्स में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं मुख्तलिफ डेज़ में। तो हमें जान के बहुत खुशी हुई कि इंसान जब चाहे किसी डिजीज़ से एज ए वॉर समझ के, जंग समझ के उसके खिलाफ जद्दोजहद करे तो रिज़ल्ट जो है अल्लाह ताला ज़रूर देता है। और हमें जान के बड़ी खुशी हुई कि उसामा जो है आज बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं आम लोगों की तरह और अपना फ्यूचर बना रहे हैं, अपनी फैमिली का बिज़नेस कर रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कभी अब अपने जहन में ये नहीं कहा, ये नहीं मनाया कि वो एक अफेक्टेड जो है वो पेशेंट है, अब वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उसामा का, डॉक्टर अजमल का, इन्होंने कीमती टाइम हमें दिया। उम्मीद करते हैं आज की ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिए और अवेयरनेस के लिए जिन लोगों को अफेक्ट हुआ है गर्दन और बुखार और इसकी वैक्सीनेशन बच्चों की आप ख्याल रखें, टाइमली वैक्सीनेट करें अपने बच्चों को ताकि इन डिजीज़ से जिनको हम पोलियो हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, जिनको हम वैक्सीनेशन के थ्रू कवर कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बेख्याली की वजह से या लापरवाही की वजह से जो है हम अपने बच्चों को जो है अफेक्ट हो जाते हैं और वो फिर भुगतते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उम्मीद करते हैं आज की आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक हेल्दी रहें, खुश रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।